नमस्कार दोस्तों, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी बाई ममतेश सर। पिछली वीडियो में हमने जाना था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था दो प्रकार से किया गया है। एक तो मूल स्वर बताया था जिनकी संख्या मैंने बताई थी 4। एक बताया था मैंने आपको संधि स्वर, और संधि स्वर को मैंने दो प्रकार से और बताया था। एक बताया था सजातीय और एक बताया था मैंने आपको विजातीय। सजातीय स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 3 और विजातीय स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 4। उससे आगे हम बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसको मात्रा के आधार पर जाना जाता है, और इसी का ही अन्य नाम अगर आ जाए कि कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो कालमान भी इसी का ही नाम है मात्रा के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे, मात्रा के आधार पर पूछेगा तो स्वर दो प्रकार के, कालमान के आधार पर पूछेगा तो भी दो प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं दो प्रकार, वो अब जानेंगे। एक आता है आपका ह्रस्व स्वर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लघु के नाम से। और इसमें आएंगे आपके एक आएगा ए, एक आएगा ई, एक आएगा ऊ और एक आएगा आपका रीरी। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो आपके मात्रा के आधार पर आप पढ़ रहे हो, इसी के आधार पर आप छंदों में मात्रा भी लगाओगे। ह्रस्व स्वर जिसका नाम है दूसरा लघु, जिसमें हम बोलते हैं क्या कि ए, और एक आएगा ए, एक आएगा ई, एक आएगा ऊ और एक क्या आएगा? रीरी। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका दीर्घ स्वर, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं? गुरु के नाम से। इसमें आते हैं आपके 7 स्वर आते हैं दीर्घ में। एक आएगा आपका बड़ा आ, एक आएगा ई, एक आएगा ऊ, एक आएगा आपका ए, एक आएगा आपका अय, एक आएगा ओ और एक आएगा आपका औ। ये आते हैं 7 आपके, मतलब सजातीय और विजातीय दोनों स्वर जो होंगे आपके वो दीर्घ स्वरों में आ जाते हैं, जिसको गुरु भी बोला गया है, और ह्रस्व स्वर है जिसको लघु बोला गया है। इसमें 4 आएंगे ए, ई, ऊ और रीरी। और इसी को मात्रा के नाम से के दूसरा नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कालमान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद जानेंगे हम नंबर 3 पर आएगा कुल स्वरों के प्रकार। और अगर आपसे पूछे कि कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो भैया कुल स्वरों के जो प्रकार होंगे वो 3 होते हैं। कुल स्वरों के प्रकार अगर पूछेगा तो 3 भेद माने गए हैं, 3 प्रकार माने गए हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से माने गए हैं? सबसे पहले आएगा आपका ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं अगर आपसे पूछ ले? कुल प्रकार तो होते हैं, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, और ह्रस्व स्वर पूछ ले कि परिभाषा आ जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की अगर पूछ ले कि भैया जो UPSSC 2015 का एग्जाम है आपका, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, तो भैया ह्रस्व स्वर जैसे में आपके आएंगे
4 होते हैं। एक आएगा आपका ह्रस्व स्वर, एक आएगा आपका ए, एक आएगा ई, एक आएगा ऊ और एक आएगा री। आपके जो ह्रस्व स्वर होंगे वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ठीक है, पूछेगा परिभाषा के कौन सी क्या परिभाषा होती है, तो परिभाषा जानेंगे हम। कौन सी? कुल स्वरों के प्रकार 3 होंगे। पहला पॉइंट आता है ह्रस्व स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा होगा भैया? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। ह्रस्व स्वर होंगे 4। आगे बढ़ेंगे भैया। इसके बाद आता है नंबर 2 पर आपका दीर्घ स्वर। नंबर 2 पर आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा बनेगी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, इसकी परिभाषा बनेगी जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, मतलब जो अभी लिखे हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि मात्रा के आधार पर होते हैं 2 प्रकार, तो मात्रा के आधार पर भी यही प्रकार बताए थे दोनों। एक ह्रस्व स्वर बताया था, एक दीर्घ स्वर बताया था। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने बताई थी आपको कितनी? 7 होती है। मतलब बताया था कि सजातीय और विजातीय दोनों स्वर एक साथ इसमें आ जाते हैं। एक आएगा आपका बड़ा आ, मतलब आ, एक ई, ऊ, एक आएगा आपका ए, एक आएगा आपका ए, एक आएगा ओ और एक आएगा आपका औ। यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी आपकी? 7 होगी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी भैया? 7 होगी। और दीर्घ स्वर की परिभाषा आपके सामने है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर प्रकार आता है आपका प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, और प्लूत स्वर की परिभाषा है आपकी, प्लूत स्वर आपने देखा होगा, जो हम इस पर प्लूत स्वर पर क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो यूपी टेट है एग्जाम, यूपी टेट के 2018 के एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्लूत स्वर कौन सा होता है। तो प्लूत स्वर जो होता है आपने देखा होगा, पुराने घर बने हुए होते हैं, तो पुराने घरों में जो होता है ओम इस तरीके से लिखा होता है। ओम जो है इस तरीके से लिखा होता, और ये जो है आपका ये प्लूत स्वर है, और प्लूत स्वर की ध्वनि को ही उच्चारण कर रहा है। ठीक है, ये प्लूत स्वर की ध्वनि को उच्चारण कर रहा है। इसकी जो परिभाषा बनेगी आपकी वो ये बनेगी कि जिन वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण दोनों की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा का मतलब है भैया, दोनों की अपेक्षा का मतलब है ह्रस्व और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण दोनों की अपेक्षा में अधिक समय लगता है, दोनों की अपेक्षा में, दोनों की अपेक्षा में अधिक समय लगे, दोनों की अपेक्षा में अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उसे प्लूत स्वर कहते हैं। उसे प्लूत स्वर कहते हैं। उसे प्लूत स्वर कहते हैं। और आपका पूछा जाएगा कि प्लूत स्वर जो होता है, कि प्लूत स्वर कौन कौन से होते हैं, तो भैया जैसे में आपका प्लूत स्वर में आ जाएगा ओम या मंत्रों का उच्चारण, ओम
या फिर मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व से और दीर्घ से दोनों की अपेक्षा अधिक समय लेंगे। मंत्रों का उच्चारण ये किसमें आ जाएगा आपका? प्लूत स्वर में। ठीक है, जो दोनों की अपेक्षा अधिक समय में लगेगा तो वह प्लूत स्वर कहलाएंगे, और ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगेगा तो वह दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक है, और अगर कम समय लगेगा उच्चारण करते समय, स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगेगा तो वह क्या कहलाएगा? आपका ह्रस्व स्वर कहलाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है आपका जीवा के आधार पर। नंबर 4 आता है आपका कि जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, देखो जीवा के आधार पर जो है स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है आपका, वो 3 प्रकार से किया गया है। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ, जो कैंसिल हो गया है आपका, जिसका पेपर संभवतः दिसंबर में है। ठीक है, तो जीवा के आधार पर पूछा गया था, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? तो 3 प्रकार से किया गया, और 3 प्रकार में पहला प्रकार है आपका अग्र स्वर। 3 प्रकार में पहला स्वर है आपका अग्र स्वर, और अग्र स्वर उसे कहते हैं, अग्र का मतलब होता है आगे का भाग, यानी कि जिनके उच्चारण में जीव का अग्र भाग कार्यरत होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्यरत हो। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्यरत हो। जीव का अग्रभाग कार्यरत हो। जीव का अग्रभाग कार्यरत हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अग्र स्वरों की जो संख्या होती है आपकी वो 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं? एक आएगा ई, एक आएगा ई, और एक आएगा आपका ए, और एक आएगा आपका ऐ। ये होते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितनी होती है? 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं? ई, ए और ए। प्रैक्टिकल करके देख लो अपनी जीभ का। अगर आप इन स्वरों का उच्चारण करोगे तो जीभ का जो अग्र भाग है आपका वो कार्य कर रहा होगा, मतलब कार्यरत हो रहा होगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है? अग्र स्वर के नाम से बोला गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है भैया नंबर 2 पर आता है, इसी का भाग है। नंबर 2 पर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर। मध्य स्वर की परिभाषा बनेगी आपकी, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्यरत करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्यरत करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्यरत हो। जीव का मध्य भाग कार्यरत हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। उसे मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं, या मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछ ले, तो मध्य स्वर जो होता है आपका जैसे में आएगा, केवल एक ही होता है मध्य स्वर, और वो कौन सा होता है? आपका ए होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है? ए होता है। ये आपका अगर इसका आप उच्चारण करोगे तो जीव जो है आपकी, जीव का जो मध्य भाग है, मध्य हिस्सा है, वो आपका कार्य कर रहा होगा। आप उच्चारण करके देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके आप खुद देख सकते हो, पढ़ते समय ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अपना। नेक्स्ट नंबर 3 पर अगर पूछेगा आपसे कि नंबर 3 पर कौन सा भाग आता है इसका, जीवा के आधार पर नंबर 3 आता है भैया आपका। जीवा के आधार पर नंबर 3 जो भाग होगा आपका पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ये स्वर होता है पश्च।
जो पश्च का मतलब होता है पिछला हिस्सा, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, तीनों की परिभाषा याद रखेंगे, बहुत आसान है। अगर का मतलब होता है आगे का भाग, मध्य का मतलब होता है बीच का भाग जीभ का, और पश्च का मतलब होता है जीभ का पिछला हिस्सा। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग कार्यरत होगा, तो वहां कौन सा स्वर होगा? पश्च स्वर होगा। परिभाषा लिखेंगे इसकी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग कार्यरत करे, जीभ का पश्च भाग कार्यरत, मतलब पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग कार्यरत करे, पिछला भाग कार्यरत हो, उसे पश्च भाग कहते हैं या पश्च स्वर कहते हैं, उसे पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं वो आप जानोगे। अब पश्च स्वर जो होते हैं आपके, एक तो आएगा जैसे में आपका पश्च स्वर जो होगा, एक तो आएगा आपका जैसे में, एक तो आएगा आपका जैसे में आ, एक आएगा आपका ऊ, एक आएगा ऊ, और एक आएगा आपका ओ, और एक आएगा आपका औ। अगर इनका उच्चारण आप करोगे तो इनका उच्चारण आप कर रहे होगे तो इनका उच्चारण करते समय आपका जीभ का जो है पिछला हिस्सा, जीभ का जो है पिछला हिस्सा आपका कार्यरत कर रहा होगा, जीभ का जो है आपका पिछला हिस्सा वो कार्यरत कर रहा होगा। और पिछला हिस्सा जब कार्यरत होगा तो आपका कौन सा स्वर कहलाएगा आपका? तो वो आपका कौन सा स्वर कहलाएगा दोस्तों? वह कहलाएगा आपका पश्च स्वर। बात समझ में आ गई इतनी? यहां तक बात क्लियर है सभी की? नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है आपका, अगर इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण में ही, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद नंबर 5 पर आता है आपका उच्चारण के आधार पर। पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ बोल दो, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ का मतलब होता है आपका होठ से, ओष्ठ का मतलब किससे होता है भैया? होठ से होता है। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है आपका? वह होता है आपका 2 प्रकार से होता है। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों वह हम जानेंगे। एक तो होता है आपका आवृतमुखी, एक होता है आपका आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर, और एक होगा आपका, एक तो होगा आवृतमुखी स्वर और दूसरा होगा आपका व्रतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर के बारे में जानेंगे। तो देखो, आवृतमुखी का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार अवस्था में न हो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, परिभाषा अगर इसकी पूछ ली जाए तो आएगी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय होठ गोलाकार, होठ गोलाकार, होठ गोलाकार न हो, होठ गोलाकार की अवस्था जो है, होठों की गोलाकार की अवस्था न बने, न हो, तो उसे आवृतमुखी स्वर कहते हैं। तो उसे आवृतमुखी स्वर कहते हैं, आवृतमुखी स्वर कहते हैं। और आवृतमुखी स्वर के बारे में ये परिभाषा आपकी आएगी एग्जाम में, अगर आए तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार न हो, या होठ जो है होठों का गोलाकार अवस्था में न हो, न पाया जाए, तो उसे कौन सा स्वर कहेंगे? आवृतमुखी स्वर कहेंगे। और आवृतमुखी स्वर जो हैं आपके कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछ ले तो जैसे में, उच्चारण के आधार पर जब हम उच्चारण करेंगे, इनका उच्चारण अपना प्रैक्टिकल ही करके देख लेना आप। एक आएगा आपका ए, एक आएगा आ,
एक आएगा ई, एक आएगा ई, एक आएगा ए और एक आएगा आपका अय। मतलब इनका अगर आप उच्चारण करोगे तो होठ गोलाकार स्थिति में नाम मात्र, मतलब बिल्कुल नहीं होने के, ना हो, क्या रहा परिभाषा के जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठ गोलाकार न हो तो उसे आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी के स्वर के बारे में जानेंगे। नंबर 2 पर आता है आपका व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वर। देखो व्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं? व्रतमुखी स्वर जो होता है आपका, इसका उल्टा होता है, उसमें होठ गोलाकार स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठ वृत्ताकार मतलब होठ गोलाकार स्थिति में होंगे वह क्या कहलाएंगे? व्रतमुखी कहलाएंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठ गोलाकार, होठ गोलाकार या वृत्ताकार स्थिति में हो, वृत्ताकार स्थिति में हो, उसे व्रतमुखी स्वर कहते हैं, उसे व्रतमुखी स्वर कहते हैं, उसे व्रतमुखी स्वर कहते हैं। और व्रतमुखी स्वर अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो व्रतमुखी स्वर जो होंगे भैया आपके वो होंगे, एक जैसे में आएगा आपका, एक तो आएगा ऊ, एक आएगा आपका ऊ, और एक आएगा आपका ओ, और एक आएगा आपका औ। अगर इनका आप उच्चारण करोगे तो उच्चारण करते समय ही आपके होठ गोलाकार अवस्था में आ जाएंगे, ऊ, ऊ, ओ, औ। अगर उच्चारण कर रहे हो तो इनका उच्चारण करने पर ही होठ आपके गोलाकार अवस्था में आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर लास्ट आता है स्वरों के वर्गीकरण में, 6 नंबर पर आता है आपका, अगर पूछ ले कि 6 नंबर पर मतलब स्वरों के वर्गीकरण में 6 नंबर पर आएगा आपका मुख विवर। एक तो आ सकता है मुख विवर के नाम से, और एक आ सकता है मुख खुलने के नाम से, कि मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर जो भेद होते हैं आपके वो होते हैं 4, और 4 कौन कौन से होते हैं, चारों के बारे में अब हम जानेंगे यहां पर। एक आता है आपका संवृत, एक आता है अर्धसंवृत, एक आता है विवृत, और एक आता है अर्धविवृत। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इनके बारे में और जानेंगे हम। सबसे पहले आता है संवृत स्वर। तो संवृत स्वर के बारे में जानेंगे, संवृत स्वर किसे कहते हैं। तो देखो संवृत स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, मुख बंद रहता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं आपके, उसके बारे में जान लो। संवृत स्वर अगर आपसे पूछ ले तो संवृत स्वर जो होंगे आपके वो होंगे, एक होगा आपका ई, एक होगा आपका ई, एक होगा आपका ऊ, और एक होगा आपका उ। यानी कि दोनों ई और दोनों उ क्या कहलाएंगे आपके संवृत स्वर। इनका अगर आप उच्चारण करोगे तो मुख बंद नाम मात्र के लिए खुलेगा, मतलब कम अवस्था में खुलेगा बिल्कुल। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, एक होगा ई और एक होगा उ,
ई उ ऊ दोनों, यानी कि 4 जो होंगे वह समृत स्वर के अंतर्गत आएंगे। इससे आगे के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, जिसमें आप पढ़ोगे व्यंजनों का वर्गीकरण भी, और व्यंजनों का वर्गीकरण में कौन सा व्यंजन किस प्रकार से बोला जाता है, कहां पर कंठ होता है, कहां पर दंतीय होता है, कहां ओष्ठीय होता है, वो आपको मैं एक डायग्राम यहां पर फोकस करूंगा, चित्र बना करके, चित्र बना हुआ है उस पर फोकस करूंगा, दिखाऊंगा कि कहां कंठ होगा, कहां मूर्धन्य होगा, कहां दंतीय होगा, कहां ओष्ठीय होगा। तो आगे के लिए भी, यहां तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।